नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज की स्टडी। हमारा विषय है ईई 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमारे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आज शुरू करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के क्या रिलेशन है और किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट के साथ रेजिस्टिव सर्किट में पावर वेरिएशंस होते हैं, उसे समझते हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स प्योर रेजिस्टिव हो तो किस तरह से करंट और वोल्टेज के रिलेशंस हैं और क्या पावर का वेरिएशन है। कंसीडर करो कि एक नॉन इंडक्टिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट को एक अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। शान हाईलाइट में अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल वोल्टेज का जो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड है रेजिस्टेंस से अक्रॉस, वो टाइम के साथ एक साइनोसॉइडल वेरिएशन रखता है, जहां ये वीएम साइनोसॉइडल वेरिएशन का पीक या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, और ये जो ओमेगा है वो हमारे अल्टरनेटिंग वेरिएशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सप्लाई वोल्टेज के साथ एक रेजिस्टेंस का व्यवहार एसी और डीसी दोनों सर्किट में एक जैसा होता है। रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंडिंग करती कि हमारी साइनोसॉइडल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, और अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज की अगर पोलैरिटी भी चेंज होती है तब भी रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है कि वो करंट फ्लो को अपोज करता है और करंट फ्लो के लिए प्रोपोर्शनल वोल्टेज डिमांड करता है, या किसी रेजिस्टेंस में करंट की अमाउंट उसके अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रॉपर्टी एज इट इज अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल वोल्टेज के हर इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड या पोलैरिटी के लिए काम करती है। अर्थात एक रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाने पर करंट तब राइज होगा जब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड राइज हो रहा है, या करंट का मैग्नीट्यूड फॉल करेगा अगर वोल्टेज अपना मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रही है। हम जानते हैं कि सर्किट में रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो खुद में करंट फ्लो को अपोज करती है और करंट फ्लो के लिए प्रोपोर्शनल वोल्टेज अपने अक्रॉस डिमांड करती है। ओम के नियम के अनुसार जो इंस्टेंटेनियस करंट है किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, उसके अक्रॉस लगाई गई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि यहाँ पीली हाईलाइट में हमने दिखाया है। इस प्रोपोर्शनल रिलेशन को हम इक्वलिटी में बदल सकते हैं और इक्वलिटी कांस्टेंट को हम ओम में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट में इक्वलिटी का रिलेशन हो गया V = IR, या इस रिलेशन को शान हाईलाइट में हम करंट के लिए पढ़ सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो गया है। अगर मैं साइनोसॉइडल वोल्टेज वेरिएशन को Vm sin ओमेगा t को रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाता हूं तो जो करंट है वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कैलकुलेट हुआ, तो मैंने पाया कि मेरा जो करंट का वेरिएशन है वो भी एक साइनोसॉइडल ओमेगा फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग वेरिएशन है, जिसका पीक मैग्नीट्यूड वोल्टेज के पीक मैग्नीट्यूड में रेजिस्टेंस का डिवीजन करने पर आ रहा है। अर्थात करंट का पीक और वोल्टेज के पीक में ओम्स के लॉ जैसा रिलेशन है। अगर मैं पीक की बजाय आरएमएस वैल्यू में रिलेशन रिप्रेजेंट करना चाहूं तो करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो Im/√2 होती है। अगर मैं दोनों तरफ √2 का डिवीजन करता हूं तो यहां Vm/√2 Vrms आ गई है। तो मैंने पाया कि करंट और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू में एक प्योर रेजिस्टेंस में बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है जैसा हम डीसी सर्किट में पढ़ते हैं। तो हम एक कंक्लूजन यहां ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम कैलकुलेशन आरएमएस वैल्यूज के साथ करते हैं तो एक रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप एसी सर्किट और डीसी सर्किट में एक जैसे होते हैं। तो अगर कोई सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट आपस में इंटरकनेक्ट हैं, तो उसकी कैलकुलेशन एसी सर्किट में बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि हम डीसी सर्किट में करते आए हैं। हमने पाया कि एक प्योर रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें इंडक्टिव या कैपेसिटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, अगर हम साइनोसॉइडल टाइम वेराइंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक्साइटेशन देते हैं, जैसा कि ऑरेंज ग्राफ में टाइम के साथ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का ये जो वेरिएशन है वो हमने शो किया है, इसका फेज एंगल t0 पे 0 है, अर्थात ये t0 पे 0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड से शुरू होकर इंक्रीज होकर पीक पाके डिक्रीज होकर साइनोसॉइडल वेरिएशन कर रही है। तो इसका जो करंट वेरिएशन है वो भी उसी फ्रीक्वेंसी का सेम फेज का साइनोसॉइडल वेरिएशन है, जैसा कि यहाँ शान कर्व में हमने दिखाया है। दोनों वोल्टेज और करंट के साइनोसॉइडल वेरिएशन सेम फ्रीक्वेंसी के हैं और आपस में सेम फेज कंडीशंस रखते हैं, अर्थात दोनों में कोई
फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट रेजिस्टेंस में इन फेज हैं। यहाँ नीले फ्रेम में हम एक प्योर रेजिस्टेंस में ऑरेंज कलर से ये जो मैग्नीट्यूड वी आर इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी साइनोसोडल वोल्टेज एक्साइटेशन पे ये जो शान कर्व से हमने जो करंट दिखाया है आई एम साइन ओमेगा टी, वैसा टाइम के साथ वेरिएशन होता है और दोनों वोल्टेज और करंट सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज या जीरो फेज डिफरेंस के साथ एक दूसरे के साथ सेम फेज में है, अर्थात दोनों की एक जैसी फेज कंडीशन। जब वोल्टेज अपना इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव पीक पा रहा है, ठीक उसी समय सेम टाइम इंस्टेंट पे करंट का भी पॉजिटिव पीक आता है। इसी तरह से दोनों के नेगेटिव पीक भी, करंट का नेगेटिव पीक और वोल्टेज का नेगेटिव पीक भी एक जैसे टाइम इंस्टेंट पे आ रहे हैं और दोनों वोल्टेज की पोलरिटी का चेंज और करंट की डायरेक्शन का चेंज करते समय जो जीरो क्रॉस है वो भी एक ही पोजीशंस पर आता है। तो हम पाते हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट की सिमिलर फेज कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके एक जैसे फेज एक जैसे टाइम इंस्टेंट पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आ रहे हैं। जब अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज अपनी पोलरिटी चेंज करके पॉजिटिव से नेगेटिव होती है तो उसी क्षण करंट भी अपनी डायरेक्शन बदलकर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है। इसी तरह से वोल्टेज जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो करंट भी उल्टी डायरेक्शन से सीधी डायरेक्शन में उसी टाइम इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। और ये आसानी से हम समझ सकते हैं, जब वोल्टेज की पोलरिटी उल्टी होगी तो वो एक रेजिस्टिव सर्किट में उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करने लगेगा तो करंट की या चार्ज फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज के साथ साइनोसोइडल वोल्टेज लगाने पे साइनोसोइडल करंट जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में बदल रहा है उसे हम वेवफॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे एक ग्राफिकल ज्यादा कन्वीनियंट और एनालिटिकल कैलकुलेशन के लिए आसान अप्रोच फेजर डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ वोल्टेज और करंट के जो फेजर हैं वो आपस में अगर एक ही एंगुलर पोजीशंस पर हैं तो ये बता रहा है कि वो दोनों सेम फेज में हैं। देखेंगे कि जब ये रोटेटिंग वेक्टर्स, फेजर रोटेटिंग वेक्टर है, जब रोटेट करते हैं तो अपना इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस टाइम इंस्टेंट पे हम स्टडी कर रहे हैं उस टाइम इंस्टेंट पे आप देखिए करंट का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन और वोल्टेज का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनके रोटेशन से दोनों वेक्टर अगर एक ही लाइन में है तो यह बात साफ जाहिर हो रही है कि करंट और वोल्टेज जिस तरह से यहाँ वेवफॉर्म में दिखाया जा रहा है सेम फेज में है, यहाँ फेजर भी यही बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जरा इस बात को समझते हैं कि रोटेट करते समय ये सेम फेज के रोटेटिंग वेक्टर किस तरह से इन वेवफॉर्म्स में सेम फेज पे जो पीक आते हैं या जीरो क्रॉस होता है उसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। फेजर्स रोटेटिंग वेक्टर हैं जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट होते हैं तो वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन के तौर पे अपना इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। एनालिटिकल कैलकुलेशन में हम टाइम को फ्रीज करके और रोटेटिंग वेक्टर को रोक कर उन्हें वेक्टर जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जिस समय इंस्टेंट पे हमने ये फेजर रोके हैं तो दोनों करंट का फेजर यहाँ श्यान लाइन में और वोल्टेज का फेजर यहाँ ऑरेंज लाइन में सेम फेज एंगुलर पोजीशन के साथ एक्स एक्सिस से रुके हुए हैं और इनके वर्टिकल एक्सिस पे ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो हमारे वोल्टेज और करंट के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को सेम फेज कंडीशंस पे वो राइज करते समय पीक मैग्नीट्यूड का जितना परसेंट मेरा वोल्टेज है उतना ही परसेंट करंट है अपने पीक मैग्नीट्यूड का, ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं। और मैं देख सकता हूं कि जब मेरे करंट और वोल्टेज फेजर एक साथ रोटेट करेंगे तो इनका वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन इंक्रीज होके पॉजिटिव पीक बनाएगा। अब वो डिक्रीज हो रहा है, वो जीरो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को पा रहा है और वो अपनी वोल्टेज पोलरिटी चेंज कर रहा है, करंट डायरेक्शन बदल रहा है और नेगेटिव पीक बनाकर नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज होके जिस तरह से रोटेटिंग वेक्टर्स ने अपना एक रोटेशन पूरा किया, यहाँ हमारी साइनोसोइडल वेरिएशन की एक साइकिल पूरी हो गई है। एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज और साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट सेम फ्रीक्वेंसी के और सेम फेज के हैं, उनके पॉजिटिव पीक एक ही इंस्टेंट पे आ रहे हैं और उनका जीरो क्रॉस भी पॉजिटिव से नेगेटिव होता हुआ सेम इंस्टेंट पे, अर्थात दोनों सेम टाइम इंस्टेंट पे सेम फेज कंडीशंस को अचीव कर रहे हैं। तो उनके फेजर रिप्रेजेंटेशन में भी दोनों फेजर एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन में रहते हुए एक जैसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे तो उनकी एंगुलर पोजीशन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे किसी भी टाइम इंस्टेंट पे आप बात करें। जब हम फेजर को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो फेजर की लेंथ है वो हमारे अल्टरनेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड या आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ करंट और वोल्टेज में हम किसी को भी ज्यादा लंबा बना सकते थे क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है, मनचाहा है, क्योंकि हम जो
अलग अलग तरह की क्वांटिटीज हैं, उन्हें अलग अलग स्केल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों लेंथ का जो रेशो है Vm अपॉन Im या Vrms अपॉन Irms, वो हमारे सर्किट के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जरा समझते हैं कि एक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट को अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज से जोड़ते हैं और उसमें सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज का अल्टरनेटिंग साइनोसोइडल करंट जब फ्लो करता है तो ऐसे सर्किट में अल्टरनेटिंग सप्लाई के रेजिस्टेंस सर्किट में पावर किस तरह से वेरी करती है। तो हमें मालूम है कि हम इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के प्रोडक्ट को किसी भी सर्किट की इंस्टेंटेनियस पावर समझ सकते हैं। तो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इंस्टेंटेनियस पावर हो गया है। वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी और करंट Im sin ओमेगा टी जब मल्टीप्लाई की गई तो ये एक स्क्वायर फंक्शन हो गया है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी दोनों सेम फेज के साइन ओमेगा टी टर्म्स मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गए हैं। मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 जब सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मैं पाता हूं कि मेरी इंस्टेंटेनियस पावर में दो मैथमेटिकल फॉर्मेट हैं। एक Vm Im बाई 2 एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। Vm हमारी वोल्टेज का एम्पलीट्यूड जो समय के साथ बदलता नहीं है, Im भी करंट का एम्पलीट्यूड या पीक मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता नहीं है, हर साइकिल में वो सेम रहता है। तो ये जो Vm Im बाई 2 है ये एक टाइम इनवेरिएंट कांस्टेंट टर्म हो गई है इंस्टेंटेनियस पावर में, और एक दूसरी टर्म है जो डबल फ्रीक्वेंसी से करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो ये जो पावर वेरिएशन में ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आया इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है और इसका मैग्नीट्यूड Vm Im बाई 2 है। हमें पता है Vm बाई रूट 2 को हम Vrms कहते हैं। अगर Vrms को मैं V कहूं और Irms को I कहूं तो Vm बाई रूट 2 और Im बाई रूट 2 का प्रोडक्ट Vm Im बाई 2 को मैं Vi लिख सकता हूं, जहां Vrms वोल्टेज और RMS करंट है। तो मैं कह सकता हूं कि एक प्योर रेजिस्टेंस में इंस्टेंटेनियस पावर RMS वोल्टेज करंट के प्रोडक्ट के साथ एक नेगेशन है Vi cos 2 ओमेगा टी का। हम इस इंस्टेंटेनियस पावर के मैथमेटिकल नोटेशन के वेरिएशन को समझते हैं। यहाँ नीले फ्रेम में जो गहरी काली रेखा है वो हमारे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज जो ऑरेंज कलर से हमने दिखाई गई है, जिसमें शान कलर का अल्टरनेटिंग साइनोसोइडल करंट सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज कंडीशन के साथ फ्लो कर रहा है, उसमें इस काले रंग की ये पावर का वेरिएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक स्टडी डीसी मैग्नीट्यूड है जो एवरेज पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का प्रोडक्ट हो सकता है, और एक ये डबल फ्रीक्वेंसी का इसकी एक साइकिल यहाँ ग्रीन फ्रेम में देखिएगा एक वेरिएशन हो गया है और उसके बाद एक दूसरा वेरिएशन वैसा का वैसा ही और हो रहा है। तो जब करंट या वोल्टेज अपनी एक साइकिल बना रही है तो पावर का वेरिएशन ये दो साइकिल बना रहा है, तो पावर के वेरिएशन में ये डबल साइक्लिक वेरिएशन समझ आ रहा है। एक और खूबसूरत बात है कि मेरी साइनोसोडल वोल्टेज या करंट हर आधी साइकिल बाद अपनी पोलैरिटी या डायरेक्शन चेंज कर रही है, लेकिन पावर का रेजिस्टेंस में ये जो वेरिएशन है उसकी साइन या पोलैरिटी या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। जिस इंस्टेंट पे मेरी वोल्टेज अपनी पोलैरिटी बदल रही है उसी टाइम इंस्टेंट पे मेरा करंट भी अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। उल्टी पोलैरिटी उल्टे डायरेक्शन के करंट को अगर हम नेगेटिव वोल्टेज और नेगेटिव करंट कहें तो उनका प्रोडक्ट जो इंस्टेंटेनियस पावर है माइनस और माइनस का प्रोडक्ट फिर देखिए पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी पावर है वो एक डबल फ्रीक्वेंसी का पल्सेशन है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। इसे हम बहुत सहजता से समझ सकते हैं कि करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट मोशन है, और जब हम बाहर से वोल्टेज सोर्स लगाते हैं रेजिस्टेंस में तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर ड्रिफ्ट करते हैं तो ड्यूरिंग देयर मोशन वो कोलिजन्स करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए चाहे एक डायरेक्शन में चले और चाहे दूसरी डायरेक्शन में चले, अगर उनमें कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सोर्स एनर्जी है वो मटेरियल के अंदर कोलिजन से हीट प्रोड्यूस करेगी। तो चाहे करंट एक डायरेक्शन में हो तब भी रेजिस्टेंस में पावर हीट पॉजिटिव है, और करंट की डायरेक्शन बदलने पे भी हमारी सोर्स रेजिस्टेंस में पावर से हीट प्रोड्यूस कर रही है तो पावर फिर पॉजिटिव है। क्योंकि एक रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल है, तो जिस समय वोल्टेज अपना मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है करंट भी अपना मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, और दोनों के पॉजिटिव एक साथ आते हैं और दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब करंट एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो उसी पोलैरिटी के साथ वोल्टेज भी उसी समय इंक्रीज हो रही है, और इन दोनों का प्रोडक्ट एक स्क्वायर फंक्शन के रूप में इंक्रीज होकर अपना पीक बनाता है जिस समय सर्किट में पीक करंट है। और जब यह करंट अपना मैग्नीट्यूड घटाता है या वोल्टेज की मैग्नीट्यूड डिक्रीज होती है तो पावर भी कम होके उस इंस्टेंट पे जिस समय करंट सर्किट में जीरो है उस समय अप्लाइड वोल्टेज भी जीरो है, तो पावर भी उस इंस्टेंट पे जीरो हो गई है। और जब करंट उल्टी डायरेक्शन में
इंक्रीज होता है या वोल्टेज उल्टी पोलरिटी के साथ अपना मैग्नीट्यूड इंक्रीज करती है तो एक बार फिर पावर पॉजिटिव इंक्रीज होती है और नेगेटिव पीक के समय भी करंट जब नेगेटिव पीक है हमारी सर्किट की पावर मैक्सिमम है। तो जो करंट का मैग्नीट्यूड है चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो उसका स्क्वायर फंक्शन एक पावर के रूप में यहाँ आ रहा है और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। कम करंट मैग्नीट्यूड पे कम पावर है और ज्यादा करंट मैग्नीट्यूड पे ज्यादा पावर है और जिस इंस्टेंट पे करंट जीरो क्रॉस कर रहा है उस इंस्टेंट पे पावर अपना इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो बना रही है और चाहे करंट पॉजिटिव पीक बनाए चाहे नेगेटिव पीक बनाए पावर सर्किट में मैक्सिमम है। हमने देखा कि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का प्रोडक्ट ये पावर एक डबल फ्रीक्वेंसी का एक ही डायरेक्शन में रहने वाला पावर पल्सेशन है जिसमें एक डीसी या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है जो आरएमएस वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है यहाँ इस लेवल पे हमने दिखाया हुआ है और एक नेगेटिव कोसाइन वेव बन रही है एक साइकिल और दूसरी साइकिल जो नेगेटिव पीक से शुरू हो रही है और साइनोसोडल तरीके से कोस और साइन का वेरिएशन एक जैसा है और ये एक माइनस कोसाइन वेव है वो यहाँ डबल फ्रीक्वेंसी की इस डीसी के साथ जुड़कर ये रिजल्टेंट पावर वेरिएशन जिसे हमने इस मैथमेटिकल रिलेशन से शो किया है उसे बना रही है। क्योंकि साइन और कोस का फुल साइकिल एवरेज जीरो है आप देखिए कि इसमें जितना ये पॉजिटिव पावर यहाँ वर्क करती है उतना ही ये सेक्शन नेगेटिव है। अगर जीरो को हम इस लेवल पे ले लेते हैं तो आप इस लेवल को एवरेज समझ सकते हैं। तो जो एवरेज पावर है हमारी वो आरएमएस वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। हमने जाना कि एक एसी सर्किट में रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट रिलेशन डीसी सर्किट जैसा ही है तो वी की जगह अगर मैं आई आर ओम्स के लॉ से लिखूं तो वी आई को मैं आई स्क्वायर आर लिख सकता हूं। ये जो पावर का फार्मूला एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो के दौरान ये आरएमएस करंट के साथ पावर बना रहा है ये फार्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने डीसी में पढ़ा है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगर हमें किसी रेजिस्टेंस की वोल्टेज मालूम है ध्यान दे ये वोल्टेज उसी रेजिस्टेंस की वोल्टेज होनी चाहिए। अगर किसी सोर्स वोल्टेज के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उस पे वी वोल्टेज आ रही है तो उस रेजिस्टेंस की पावर हम वी स्क्वायर अपॉन आर कर सकते हैं। कभी हमने डीसी सर्किट में पढ़ा है कि सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस में ये फार्मूला आई स्क्वायर आर जब काम करता है तो जिस रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा है उसमें पावर ज्यादा होगी और पैरेलल में ये फार्मूला हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर जब हम पावर कैलकुलेशन में लेते हैं तो वो रेजिस्टेंस जिसका ओमिक मान कम है उसमें ज्यादा करंट होगा और ज्यादा पावर होगी। यहाँ जो ये रिलेशन है पावर के P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने एक डीसी सप्लाई के रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट पावर के रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन पाए थे P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और वहां हमने सीखा था कि P V I और R में दो रिलेशन है एक V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ और एक P इक्वल टू वी आई। तो इन चारों में से अगर दो मालूम हो तो बाकी दो मालूम कर सकते हैं। यहाँ V आरएमएस वोल्टेज है I आरएमएस करंट है R ओम में रेजिस्टेंस है और P वॉट में पावर है। तो अगर एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट हो कोई इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं हो तो उसकी कैलकुलेशन एसी और डीसी में एक जैसी है। जहां डीसी में हम स्टडी मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पावर कैलकुलेशन के लिए हमें एसी में वोल्टेज और करंट के आरएमएस मैग्नीट्यूड काम में लेने चाहिए। आशा है आज की इस लर्निंग वीडियो से प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट के साथ वोल्टेज के और पावर के कैसे रिलेशन है जो डीसी से किस तरह से सेम है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए लर्निंग प्लेजर के साथ। थैंक यू वेरी मच।